गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नितिन कुमार गुप्ता और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एन स्क्वायर कोचिंग में। और आज हम पढ़ेंगे। तो अब तक 3 पार्ट मैं बना चुका हूं, 4 पार्ट, और उससे आगे हम पढ़ते हैं आज। तो स्टार्ट करेंगे हम मैकेनिक्स। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ यूनिट्स, जो भी मात्रक थे वो, और जो मात्रक की पद्धतियाँ थी, यानी जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स थी, वो मैंने आपको उस दिन बताई थी, पिछले लेक्चर में आपको बताई थी। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट्स, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट यूनिट्स पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट यूनिट्स। और यूनिट्स के साथ साथ मैं आपको डायमेंशन भी बताऊंगा कि हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे। डायमेंशन मतलब विमा, ठीक है ना, डायमेंशंस। तो डायमेंशन भी आपसे पूछी जाती है कि इसके डायमेंशन क्या होंगे। अब देखिए, किसी भी क्वांटिटी का या किसी भी जो भी मात्रा, कोई भी क्वांटिटी है, उसका हम यूनिट जब निकालेंगे तो यूनिट और डायमेंशन हम कब निकाल सकते हैं, जब हमें उसका फॉर्मूला पता हो। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उसका फॉर्मूला पढ़ना है। आप डेफिनेशन पढ़िए, फिर फॉर्मूला पढ़िए। आपके इस चैप्टर के अंदर डेफिनेशन हर एक की नहीं दे रखी होगी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो मिल जाएगी, ठीक है। कुछ फिजिक्स में मिलेंगी, कुछ कहीं और मिल सकती है। तो आपको क्या करना है, उनकी डेफिनेशंस पढ़नी है। डेफिनेशन पढ़ने के बाद आप उनके जो मात्रक होंगे, यानी कि जो फॉर्मूले होंगे, पहले उनको पढ़ेंगे, फिर फॉर्मूले से आप उनके मात्रक निकाल लेंगे, और मात्रक से ही फिर हम डायमेंशन बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे फॉर्मूले बताऊं, और उन फॉर्मूले के माध्यम से आप जो भी डायमेंशंस हैं और यूनिट्स हैं, उनको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट्स किस किस की हैं, किस किस क्वांटिटी की है, वो लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं लंबाई। तो देखिए, लंबाई क्या होती है आपकी, सीधी मीटर में निकालते हैं हम इसको। तो ये हमारी क्या है, ये क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। ये हमारी क्या है, इसकी यूनिट है मीटर, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एल से, ठीक है। आई होप आपको पता होगा, एल। ठीक, इसके बाद हम दूसरा लेंगे तो द्रव्यमान, जिसको हम बोलते हैं मास। इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, किलोग्राम, ठीक है ना, किग्रा लिख देता हूं मैं, किलोग्राम इसकी यूनिट होती है। ये आपको यूनिट है, आपको याद रखनी है। इसके बाद जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है एम से। विमा, विमीय विश्लेषण जिसको बोलते हैं, या विमा के रूप में लिखेंगे हम, तो इसको एम से लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड होगा समय, जिसको बोलते हैं हम टाइम, इसको बोलते हैं हम लेंथ। अब समय किसमें होता है हमारा, सेकंड में, और इसको हम दिखाते हैं जैसे टी। टी मतलब टाइम, तो एल, एम और टी। तो आपको पता होगा, ये आपकी बेसिक्स थी। अब इन बेसिक्स से ही आपको निकालने हैं, जो भी आपको यूनिट निकालनी है, जिस भी क्वांटिटी का आप यूनिट निकालेंगे वो आप इसी से निकालेंगे। तो देखिए, अब हम शुरू करते हैं। या एक और जो हमारा बेसिक है, फोर्थ, हम टेम्परेचर और ले लेते हैं, ठीक है ना। टेम्परेचर यानी कि तापमान। तो तापमान हमारा किसमें होता है आपका, केल्विन में और डिग्री सेंटीग्रेड में। ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, हम थीटा से। इसमें हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारे 4 बेसिक हो गए। अब हम इनसे नए नए यूनिट्स बनाएंगे, ठीक है, नए नए यूनिट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं, सबसे पहले हम लेंगे एरिया। सबसे पहले हम लेंगे एरिया। एरिया को हम बोलते हैं, एरिया देखिए फॉर्मूला हमें क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्षेत्रफल। हमें किसी भी क्वांटिटी की यूनिट निकालनी है, तो हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई गुणा चौड़ाई, अब लंबाई हम किस में मापते हैं, लंबाई हमेशा हम किस में मापते हैं, मीटर में, ठीक है ना, और चौड़ाई किस में मापते हैं, मीटर में। तो ये क्या हो गया आपका, मीटर स्क्वायर। अब इसकी जब विमा लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए मीटर की जगह हम क्या लिखते थे, आपको यहाँ से देखना है, मीटर किससे लिखते थे हम, एल से। तो एल, और कितने बार है, 2, तो L2 इसका क्या हो गया, फॉर्मूला। देखिए इसके बाद हमारा होगा दूसरा जो होगा, वो होगा वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूले लिख लेने हैं, जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ वो फॉर्मूले भी लिखने हैं। तो क्या होगा इसका, मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर। ये कितना हो जाएगा आपका, मीटर क्यूब। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, L3 से।
इसको हम एल क्यूब नहीं बोलेंगे, इसको हम एल स्क्वायर नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे L2। ये जो डायमेंशन होती है उसको हम L2 बोलेंगे, ठीक है, एल स्क्वायर नहीं बोलते। तो आपको याद रखना है इस तरीके से। तो इसको हम L3 बोलेंगे। चलिए इसके आगे चलते हैं हम। इसके आगे हमारा थर्ड है डेंसिटी, ठीक, डेंसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे बहुत पूछा जाएगा और आपको पता भी होना चाहिए अच्छे से, घनत्व। अब जिसको पता होगा कि डेंसिटी क्या होती है हमारी, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को हम बोलते हैं घनत्व, ठीक है। तो एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा, ठीक है, m/v। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, m = ρv होता है, ρv, रो होती है यहाँ पे डेंसिटी, m होता है द्रव्यमान, v होता है इसका वॉल्यूम। तो m/v, तो m किस में होगा आपका, किलोग्राम में। अब अपना वॉल्यूम के भी यहाँ से निकाल लिया, अब आप डायरेक्ट अब वॉल्यूम को खोल के नहीं रखेंगे, आपको वॉल्यूम की मिल चुकी है तो आप डायरेक्ट यहाँ से रख सकते हैं। तो क्या होगा इसका मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्या होगा इसका डेंसिटी का फॉर्मूला या यूनिट, ठीक है ना, m/v फॉर्मूला, किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्या होगा इसका यूनिट हुई। अब इस यूनिट का हम चेंज करेंगे, तो किलोग्राम किस में होता था हमारा, किलोग्राम होता था m में और मीटर क्यूब किस में होता था l में। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा L3। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, m l, अब 3 है, ये 3 क्या है, नीचे है नीचे, अब ऊपर जब आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो ml-3, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब ये आपका निकल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से हम सबके निकाल लेंगे जितना भी आपको पता हो, ठीक है, जितनी भी आपकी क्वांटिटी हो उन सबका हम निकाल सकते हैं। तो आप नोट करिए इनको। चलिए टाइम बचाने के लिए मैंने इनको लिख लिया है पहले से ही, तो आपको अब इनकी पता होनी चाहिए त्वरण, बल, बलागुण, संवेग और जड़त्वागुण। तो देखिए पहले हम त्वरण की पढ़ते हैं। त्वरण हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन, त्वरण होता है एक्सेलरेशन। त्वरण की मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो क्या बताया था आपका, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन, अब दर का मतलब क्या होता है, आपको टाइम से डिवाइड करना है, टाइम से। तो वेग परिवर्तन क्या होगा, वेलोसिटी चेंज। अब वेलोसिटी किस में होती है आपकी, v1 - v2, इसको बोलेंगे हम चेंज होना, v1 से v2 हो गई अपॉन t। वेलोसिटी किस में होती है आपकी, मीटर पर सेकंड में, और टाइम किस में होता है आपका, सेकंड में। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए जब भी आपको इस तरीके की कोई चीज सॉल्व करनी हो तो आप क्या करें, जिसके नीचे बटे ना हो, बटे में ना हो यानी कि अपॉन में कुछ ना हो, तो उसके नीचे 1 लिख लें। तो सेकंड के नीचे क्या हो जाएगा 1। अब ऊपर वाले से सबसे नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है और इस वाले को बीच वाले को आपस में करना है। तो मीटर × 1 अपॉन सेकंड × सेकंड, तो ये क्या हो गया आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका हो गया आपका, एक्सेलरेशन का हो गया, ठीक है ना, यानी कि त्वरण का क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको पता है मीटर किस में लिखते थे हम, एल में, ठीक है, और समय किसमें लिखते थे, टी में। तो इसकी कितनी पावर है, 2, ठीक है ना, यानी कि विमा कितनी है, 2, तो कितनी हो जाएगी LT-2। ये आपका क्या हुआ, त्वरण का हुआ। तो आपको अच्छे से याद रखना। और वेग का क्या होता है, वेग का बता देता हूं। वेग को क्या बोलते हैं हम, विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन की दर, ठीक है ना, दर का मतलब समय, तो विस्थापन बटे समय, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो इसको हम लिखेंगे क्या, दूरी, जो दूरी किसमें नापते हैं, विस्थापन किसमें नापेंगे, मीटर में, समय को किसमें नापेंगे हम, टाइम में। तो क्या हो जाएगा इसका, m को लिखते हैं हम, यानी कि m का मतलब क्या है, लंबाई। तो लंबाई को किसमें लिखते हैं हम, विस्थापन किसमें होता है, लंबाई में, ठीक है। तो किसमें लिखेंगे इसको, l से, और इसको t को लिखेंगे t-1, क्योंकि ये नीचे पावर है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्स। तो देखिए बल को आपने पढ़ा F बराबर ma, F बराबर ma। m क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान, a है यहाँ पे त्वरण। तो देखिए द्रव्यमान की क्या होती है आपकी, किलोग्राम, और a का आप निकाल चुके हैं, a का अभी आपने निकाला है। त्वरण का क्या निकला था यहाँ पे हमारा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण का हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, अब देखिए, अब इसको और तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि किलोग्राम अलग है, मीटर अलग होता है, सेकंड स्क्वायर अलग होता है। तो किलोग्राम किसका होता है, मास का, तो इसको हम किससे लिखते हैं, m से। मीटर किसका होता है, लंबाई का, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये किससे होगा, m से। सेकंड स्क्वायर है तो क्या पहुंच जाएगा नीचे, t का 2। तो टोटल फॉर्मूला क्या हो गया, mLT-2, जो आपका विमीय इसका सूत्र हुआ, ठीक है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला ये क्या हुआ, mLT-2। ये आपको बहुत
अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये बल का हर एक में यूज होगा, बल का आपका काफी सारा यूज होगा। अगर आपको बल का याद है तो बल से आप कई सारे निकाल सकते हो, तो आपको बल को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो बल की क्या होगी, mLT-2, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि इससे काफी सारे फॉर्मूले निकलेंगे अभी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बल आघूर्ण की, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे बल आघूर्ण, तो इसको बोलते हैं हम मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम मोमेंट ऑफ फोर्स। अब जिसको ना पता हो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, तो जरा यहाँ ध्यान दीजिए कि कोई वस्तु है, ठीक है, ये क्या है, इस पॉइंट पर हिंज है। ये आगे आपको वैसे आएगा मूवमेंट क्या होता है, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा धीरे धीरे जब आपका चैप्टर आएगा मूवमेंट वाला। तो फिर भी आप समझ लीजिए कि मान के चलिए जैसे मेरे पास कोई प्लेट है, उस प्लेट में मैंने एक छेद किया और उसको कील से काट दिया, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा लूज डाला, तो क्या होगा कि जैसे ये प्लेट है, अब इस प्लेट के मैं इस दूरी पर फोर्स लगाऊंगा F, ठीक है, इस बिंदु पर एक फोर्स लगाऊंगा F, तो मैं क्या करूंगा, इसकी क्रिया रेखा खींचूंगा और यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर डालूंगा ये, तो ये फोर्स और ये जो डिस्टेंस है यानी कि d, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है ना, इसको लंबाई बोलेंगे हम, क्या बोलते हैं इसका, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है ना, जो भी क्या होगी लंबाई होगी, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को बोलते हैं हम मोमेंट। इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, F इंटू डी, ठीक है ना। आपका ये फर्स्ट चैप्टर है, अब फर्स्ट चैप्टर में आपने ये सब नहीं पढ़ा है तो आपको डायमेंशन निकालने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने आपको ये समझाया, वरना ये फिर से आपके एग्जाम उसमें एक और चैप्टर में आएगा हमें। तो इसको हम लिखेंगे बलागुण, ठीक है ना, बलागुण का मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये क्या होता है हमारा, बल गुणा बल से लंबवत दूरी, बल से लंबवत दूरी, ठीक है ना, या घूर्णन बिंदु से, बल गुणा बल से किसकी, घूर्णन बिंदु की, घूर्णन बिंदु की लंबवत दूरी, तो क्या फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो जो आपका हिंज पॉइंट है जिसपे आप लटका हुआ है, एक जो भी तस्तरी जो भी है, तो ये क्या है आपका कितने डिस्टेंस पर है उस पर। अब देखिए बल का क्या लिखा है यहाँ, बल को आपने अभी पढ़ा फोर्स, तो बल को क्या, बल का हमने क्या लिखा था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू बल की लंबवत दूरी क्या होगा मीटर में, तो यहाँ से हमारा क्या निकला है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो क्या हो गया आपका m, किलोग्राम का m का यानी कि मीटर है, मीटर को किसमें लिखेंगे L2T-2, तो यहाँ से आपका निकला है ये। अब इसको याद रखना, बल को हम न्यूटन में भी लिखते हैं, तो ये हम न्यूटन, ये हमारा क्या हो जाता है, न्यूटन के बराबर ही हो जाता है, ठीक है ना। तो ये न्यूटन के बराबर होता है, इसका हमें जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमें केवल फॉर्मूला लिखना है, सॉरी हमें यूनिट निकालनी है, और यूनिट के साथ साथ हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो आपको अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा, आई होप। तो आपको ये न्यूटन आपको याद रखना है, लेकिन अभी यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे इस बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे देखिए संवेग की, इसके बाद हम बात करेंगे संवेग की। तो देखिए मोमेंटम, इसको बोलते हैं मोमेंटम, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका हूं, P, इसको P से डिनोट करते हैं m इंटू वी। m क्या है हमारा, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मास की क्या होती है आपकी यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की क्या होती है, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, मीटर ठीक पर सेकंड, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं mLT-1। आई होप आपको समझ में आई होगी। इसके बाद है आपका जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जड़त्व आघूर्ण, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन मैं बताता हूं आपको क्या होगा कि देखिए जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, इसको लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का आघूर्ण। अब इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक हो सकते हैं, एक तो लिखते हैं इसको सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, और एक लिखते हैं हम सेकंड मोमेंट ऑफ मास, ठीक है। आपको ये दोनों बातें समझ में आनी चाहिए कि सेकंड मोमेंट ऑफ मास और सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। अगर सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया का मतलब क्या होगा इसका, आप केवल अभी इसको समझिए, उसके बाद हम बताएंगे बाद में कि, क्योंकि इनर्शिया वाला चैप्टर फिर से आएगा आपका। ये चलिए बताते हैं मोमेंट ऑफ सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है। देखिए अगर कोई एरिया है, अगर मैं इसका मोमेंट लूं, देखिए अभी हमने किसका लिया था, फोर्स का मोमेंट लिया था। जब फोर्स का मोमेंट लिया तो फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं एरिया का मोमेंट निकालूं तो क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ एरिया, तो क्या हो जाएगा आपका एरिया इंटू डिस्टेंस हो जाएगा।
तो जब मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है आपका, एरिया इनटू डिस्टेंस। देखिए इसको लिखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मोमेंट ऑफ फोर्स। अब देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स में फोर्स की जगह पे एफ आया था, तो मोमेंट ऑफ एरिया में क्या आ जाएगा, एफ की जगह पे एरिया आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया इनटू डिस्टेंस। अब हमें लिखना है, देखिए अभी हमने क्या लिखा, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। अब हम क्या लिखें, मोमेंट ऑफ एरिया, इसको बोलते हैं द्वितीय आघूर्ण, ठीक है ना, क्षेत्रफल का द्वितीय आघूर्ण, क्षेत्रफल का द्वितीय आघूर्ण। और इसी तरीके से हम लिखते हैं सेकंड मोमेंट ऑफ मास, द्रव्यमान का द्वितीय आघूर्ण। चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं इसको। देखिए अभी हमने क्या बताया आपको कि अगर हम लिखते थे मोमेंट ऑफ फोर्स, तो फोर्स फॉर्मूला क्या होता, m इक्वल्स टू f इनटू डी। हमने क्या लिखा, मोमेंट ऑफ एरिया, तो क्या लिखेंगे हम, फोर्स की जगह पे एरिया जाएगा, डिस्टेंस तो डिस्टेंस रहेगी। अब हमें लिखना मोमेंट ऑफ एरिया, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मोमेंट इनटू मोमेंट ऑफ एरिया। अब इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए, इन दोनों का और कंपैरिजन करिए तो क्या है, देखिए मोमेंट तो हमारा मोमेंट है, ऑफ का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ एरिया। अब मोमेंट ऑफ एरिया की यहाँ पे क्या है, फोर्स, ठीक है, फोर्स की जगह पे हमारा क्या है, फोर्स की जगह पे हमारा मोमेंट ऑफ एरिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ एरिया, तो यहाँ पे क्या हमारा मोमेंट ऑफ एरिया के पे क्या जाएगा हमारा, एफ के पे क्या जाएगा, मोमेंट ऑफ एरिया इनटू डिस्टेंस, यानी कि क्षेत्रफल का गुण, यानी कि क्षेत्रफल का गुण गुणा लंबाई। अब क्षेत्रफल का गुण क्या था हमारा, क्षेत्रफल का गुण हमारा क्या था, एरिया इनटू डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल गुणा लंबाई, और ये क्या था हमारा, पहले से एक लंबाई और है, तो टोटल कितनी हो गई, क्षेत्रफल गुणा लंबाई का स्क्वायर। तो यहां से हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल किसमें होता है, लंबाई का स्क्वायर, क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर, इसका भी क्या होगा, लंबाई का स्क्वायर। तो टोटल कितना हो गया, लंबाई की घात 4, ठीक है ना। तो यहां से हमारी क्या हो गई, l की पावर 4, यानी कि L4। तो आपका क्या हुआ, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया का फॉर्मूला क्या निकल आया, l टू द पावर 4। अब हम बात करते हैं सेकंड मोमेंट ऑफ मास की। तो देखिए सेकंड मोमेंट ऑफ मास कैसे निकालेंगे हम, यानी कि द्रव्यमान का द्वितीय आघूर्ण, द्रव्यमान का द्वितीय आघूर्ण। तो द्रव्यमान का द्वितीय आघूर्ण क्या होगा, पहले हम लिखेंगे द्रव्यमान का आघूर्ण के आघूर्ण, ठीक है ना। तो द्रव्यमान के आघूर्ण का आघूर्ण। अब देखिए द्रव्यमान का आघूर्ण क्या होगा, तो यानी कि क्या होगा, मोमेंट ऑफ मास। तो मोमेंट ऑफ मास क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स था तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, अब मोमेंट ऑफ मास होगा तो मास इनटू डिस्टेंस हो जाएगा। तो द्रव्यमान के आघूर्ण का आघूर्ण, तो द्रव्यमान का आघूर्ण क्या हो जाएगा, अगर इस वैल्यू को हम लिखें तो क्या आ जाएगा, मास इनटू डिस्टेंस। अब हमें लिखना है कि इसका फिर से आघूर्ण, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस का। सीधी सी बात यह है कि आघूर्ण का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि दूरी से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा हमारा, मास किस में हो जाएगा, किलोग्राम में, ये डिस्टेंस किस में हो जाएंगे आपकी, एल में, सॉरी या लंबाई में, लंबाई का स्क्वायर। तो कितना हो गया आपका, एम, किलोग्राम को किस में डिनोट करते हैं, एम से, और इसको करते हैं L2 से। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आपके पास दो निकल आए, एक तो निकला है L टू द पावर 4 और एक निकला है ML2। तो ML2 होती है आपकी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट और इसको लिखते हैं L टू द पावर 4। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आपको क्या करना है, इसको प्रेफरेंस देनी है, ये ज्यादा पूछा जाता है। तो अगर सिंपल वो पूछ रहा है कि जड़त्व आघूर्ण, ठीक है ना, जड़त्व आघूर्ण की विमा बताइए, तो आपको क्या निकालना है, ये निकालना है ML2, ठीक है, इसको बोलेंगे हम ML2। ये क्या है हमारी L टू द पावर सॉरी L4,
तो आपको क्या करना है ना, इसका जमा है L4, इसकी है Ml2। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो इसको समझ लीजिए। ये अच्छा एक पॉइंट है कि जो आपका जड़त्व गुण होता है, तो जड़त्व गुण दो तरीके से निकलता है, ठीक है ना। वो जड़त्व गुण को हम आई से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो ये आपके दो तरीके से निकल सकता है। एक तो द्रव्यमान का द्वितीय गुण, जिसको हम द्रव्यमान का जड़त्व गुण बोलेंगे, और इसको बोलेंगे क्षेत्रफल का जड़त्व गुण। तो ये आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कार्य की, ठीक है। जो भी आपको पढ़ना है उसमें से इसके अगला टॉपिक है कार्य। तो कार्य आपने पढ़ा था कि बल द्वारा किया गया विस्थापन, ठीक है ना, या बल गुणा विस्थापन को हम बोलते हैं कार्य। अब आपने बल की पढ़ी ली। बल का क्या था आपका, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पढ़ा था अभी हमने। और विस्थापन आपको पता है किसमें होता है, मीटर में। तो क्या हो जाएगा ये, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम विमा के रूप में कैसे लिखेंगे, ml2t-2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इसको कैसे कन्वर्ट किया। इसके बाद हम लिखेंगे शक्ति। तो आपको पता है शक्ति की परिभाषा क्या होती है, आपको परिभाषा याद रखनी है, फॉर्मूला याद रखने हैं, परिभाषा याद रखनी है। आपकी जो भी डायमेंशन आपसे पूछेगा वो आप निकाल सकते हैं। शक्ति की क्या होती है, कार्य करने की क्षमता या कार्य करने की दर, ठीक है, कार्य बटे समय। तो हम क्या बोलेंगे, दर के लिए क्या लिखते हैं हम, समय। तो कार्य बटे समय, कार्य की आपने भी निकाल ही ली। अब जरूरत नहीं है, अगर आपको कार्य की नहीं पता तो आप क्या करो, कार्य को भी फिर और खोलो। तो कार्य के लिखेंगे हम बल गुणा विस्थापन। अगर आपको बल की भी नहीं पता तो आप लिखोगे m×a, सही है। अगर आपको मान लीजिए डायरेक्ट आपको पता है कि कार्य की क्या होती है, कार्य की क्या होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये आपको पता है कार्य की होती है। और समय की क्या होती है, सेकंड, ठीक है। अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्ट लिखिए, नहीं तो आप क्या करोगे, कार्य को फिर से कन्वर्ट करोगे, कार्य को लिखोगे फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद फिर उसको कन्वर्ट करके फिर लिखोगे। तो इसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, ml2t-3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर हम इसको न्यूटन मीटर पर सेकंड भी लिख सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को लिखते हैं न्यूटन, तो इसमें 1 मीटर और होता है। जैसे इसको हम क्या लिख सकते थे, न्यूटन मीटर लिख सकते थे। तो कार्य की ये भी होती है आपकी न्यूटन मीटर, ठीक है। तो अगर इसमें हम कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, ये क्या हुआ कार्य की, और सेकंड क्या हो जाएगी इसकी यूनिट न्यूटन के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि न्यूटन क्या होती है आपकी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम बोलते हैं न्यूटन। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को लिखते हैं न्यूटन। इसके बाद है हमारा ऊर्जा। अब ऊर्जा देखिए, आपको एक चीज और याद रखनी है कि अगर आपसे कोई राशि बोली गई तो वो सब तरीके से एक ही होगी। जैसे त्वरण है, त्वरण चाहे आपको गुरुत्वीय त्वरण पूछे चाहे आपको नॉर्मल त्वरण पूछे, उसका क्या होगा, हमेशा Lt-2 होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, चाहे वो गुरुत्वीय त्वरण की बात करें चाहे वो आपसे नॉर्मल त्वरण की बात करें। अब इसी तरीके से अगर वो आपसे ऊर्जा की बात कर रहा है तो ये ऊर्जा किसी भी तरीके की हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे किसी भी तरीके की एनर्जी हो, इसकी विमा सेम ही रहेगी। तो हम देखिए, क्या आपको एक याद होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं हम गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½ mv²। आपको पता है कि हमें इससे मतलब नहीं होता है, हमें इससे मतलब होता है। तो ये m को किसमें लिखते हैं, किलोग्राम में। वेलोसिटी क्या होती है हमारी, मीटर पर सेकंड। अब इसका टोटल का स्क्वायर है तो हम इस टोटल का स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। समझ आ रहा है। तो देखिए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये भी देखिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किसकी क्या होगी, हमारी ml2t-2। अब यहां से कंक्लूजन निकलता है आपके लिए, ठीक है ना। क्या निकलेगा कि ऊर्जा, कार्य क्या होती है, एक ऊर्जा होती है, वर्क क्या होती है, ऊर्जा। देखिए, हम कुछ खाते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है, हम उससे कार्य करते हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, एक ऊर्जा का, यानी कि जो हमने ऊर्जा ग्रहण करी, उसी ऊर्जा को हम कार्य करने में निकाल दे रहे हैं। यानी ऊर्जा और कार्य दोनों एक ही बात होती है। या जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो आपको ये काम में आएगा। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि कार्य और ऊर्जा एक ही चीज होती है। कार्य भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का ही एक रूप है, ठीक है। कार्य क्या है, ऊर्जा का ही रूप है। क्योंकि हमारा देखिए क्या निकल रहा है, ml2t-2, ml2t-2। अच्छे से समझ लीजिएगा इसको, आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अब आता है दाब। दाब का आपको पता ही है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल को हम क्या लिखते हैं, दाब लिखते हैं। तो बल बटे क्षेत्रफल, अब बल की आपको पता है mlt-2, ठीक है ना। अभी हमने पढ़ी थी यहाँ पे mlt-2। अब हमें क्या करना है, क्षेत्रफल से तो L2 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। अगर वैसे ही यूनिट में लिखेंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए बल को क्या लिखते थे हम, बल को लिखते थे हम क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हम लिखते डबल, और क्षेत्रफल क्या बट्टे में, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा क्षेत्रफल यानी कि मीटर का स्क्वायर। अब ये मीटर की पावर 2 है, यहाँ पे मीटर की पावर 2 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा मीटर की पावर -1, तो क्या हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो या मीटर और उसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम किलोग्राम मीटर -1 सेकंड -1 सेकंड -2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं m l -1 t -2। चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लिए डायरेक्ट, चाहे यहां से सॉल्व करिए, बात एक ही है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि दाब की विमा कैसे निकाल सकते हैं, दाब का जो यूनिट है वो कैसे निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसमें निकाल रहा हूँ, आप चाहे तो न्यूटन में निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है। अच्छे से इस बात को याद रख लीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आई होप आपको ये चारों क्वांटिटी हैं, इन चारों को निकालना आया होगा। अब आगे कर पढ़ते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम, जिसको लिखते हैं विशिष्ट आयतन, स्पेसिफिक हीट जिसको लिखते हैं विशिष्ट ऊष्मा। एक होती है आपकी डायनामिक विस्कोसिटी यानी कि श्यानता, ठीक है, एक तो होती है गतिज श्यानता, विस्कोसिटी मतलब श्यानता, और एक होती है आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम की पहले बात करते हैं। देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पढ़ना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीजें आपके काम में आएंगे क्योंकि ये आपको बार बार यूज होंगी। अब जब आप फॉर्मूले पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी, लेकिन अभी आपके लिए फॉर्मूले तो नहीं दे रखे, आपको केवल दे रखी है इसकी डायमेंशन निकालने के लिए या मात्रा निकालने के लिए। तो आपको क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको एक बार पढ़ लेना अच्छे से, जो मैं समझा रहा हूँ उसको नोट्स के रूप में लिख लेना। तो देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लीजिए। विशिष्ट आयतन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन मास, ठीक है ना, वॉल्यूम अपॉन मास होता है इसका फॉर्मूला। तो वॉल्यूम आपकी होती है मीटर क्यूब में और मास किसमें होता है केजी में। तो एकांक द्रव्यमान का जो आयतन होता है, एकांक द्रव्यमान की वस्तु का जो आयतन होता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक विशिष्ट आयतन। ध्यान सुनिए, एकांक द्रव्यमान की वस्तु का जो आयतन होता है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी कि विशिष्ट आयतन। तो क्या हो जाएगा आपका मीटर पर केजी, तो इसमें क्या लिखेंगे हम L3/m, तो क्या हो जाएगा आपकी m को हम आगे लिखते हैं हमेशा, ये भी याद रखना आपको, m-1 L3, तो ये क्या है आपका स्पेसिफिक आयतन, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम या विशिष्ट आयतन। इसके बाद है आपकी विशिष्ट ऊष्मा। अब विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है वो देखिए। विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला होता है Q = mc/dt। यहाँ पे dt क्या है, टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, c है आपकी विशिष्ट ऊष्मा, m है आपका द्रव्यमान और q है आपकी ऊष्मा, ठीक है, दी गई ऊष्मा। तो ये आपने फिजिक्स में ऐसे पढ़ी होगी। तो यहाँ से इसका पूछा गया, तो c का फॉर्मूला क्या निकलेगा आपका Q/m/dt, सही है, Q/m/dt। अब Q/m/dt का निकालना है, तो Q की क्या होती है कैलोरी, या तो कैलोरी या जूल। तो जूल किसका मात्रक होता है, हमारा वर्क का भी होता है। तो आपको जो वर्क की यूनिट पता थी वही यहाँ पे यूज होगी। तो क्या होगी आपकी, देखिए जूल, इसको हम लिखते हैं जूल में, m को लिखते हैं हम द्रव्यमान में, और टेम्परेचर चेंज को हम टेम्परेचर चेंज में लिखेंगे। देखिए डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड में से अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड घटाया तो कितना निकलेगा, आप क्या बोलेंगे 6 डिग्री सेंटीग्रेड, आप केवल 6 नहीं बोलेंगे, क्या निकलेगा 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डी क्या होगा आपका केल्विन में या डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है ना, और डिग्री सेंटीग्रेड में। तो आपको याद रखना जूल किसका मात्रक होता है, जूल क्या आपको बताइए, जूल क्या होता है आपका mL2T-2, जो कि आपकी वर्क की यूनिट थी, फोर्स इनटू डिस्टेंस, वर्क मतलब जूल। तो यहाँ पे क्या निकलेगी आपकी mL2T-2, क्योंकि जूल की क्या होती है डायमेंशन, ये होती है पूरी की पूरी जूल की। अब द्रव्यमान क्या होती है m, और इसकी बताई थी मैंने भी थीटा। तो अब क्या हो जाएगा, m से m कट जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर L2T-2 θ-1, ये निकलेगी आपकी किसकी, विशिष्ट ऊष्मा की। तो याद रखना है आपको फॉर्मूला Q = mc/ΔT, जिसमें c की हमें निकालनी है, तो c निकालेंगे तो Q/m/ΔT। Q की होती है कैलोरी या जूल, आपको पता होगा ऊष्मा को हम किससे नापते हैं, या तो किलो कैलोरी में या जूल में, किलो जूल में या जूल में। तो जूल किसका मतलब होता है, वर्क का। तो आपको जूल की जो यूनिट होगी देखिए, अब यहाँ पर आई ऊष्मा का भी क्या मात्रक है, जूल, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है, या फिर न्यूटन मीटर या जूल, एक ही बात है। अब देखिए यहाँ से कार्य और ऊष्मा,
ये दोनों क्या निकली हमारी, दोनों की मात्रा जूल है। इसका मतलब क्या है, ऊष्मा भी क्या है, एक कार्य का ही, ऊष्मा भी क्या है आपकी एक ऊर्जा का फॉर्म है, कार्य भी क्या थी, एक ऊर्जा का फॉर्म, यानी कि एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का रूप। तो कार्य भी एक ऊर्जा का रूप होता है और ऊष्मा भी एक ऊर्जा का रूप होता है। हम गर्म करते हैं किसी चीज को तो उसमें ऊष्मा जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, हम ऊर्जा देते हैं, सही है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, कार्य भी एक ऊर्जा है और ऊष्मा भी एक ऊर्जा है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, ml/t-2, m से हम डिवाइड करेंगे θ-1। अब बात करेंगे गतिक श्यानता। तो आपको गतिक श्यानता का फॉर्मूला पता करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। अब स्ट्रेस को हम लिखते हैं क्या, प्रतिबल। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पे हमारा एक आ जाता है म्यू आ जाता है, ठीक है ना, म्यू। और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन यानी कि विकृति, रेट शियर को लिखते हैं कर्तन विकृति की दर। अब दर का मतलब, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन का मतलब कर्तन विकृति की दर। अब दर को जब हम हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे समय लिखेंगे। तो देखिए प्रतिबल को क्या लिखते हैं, प्रतिबल हमारा क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, इसको हम लिखते हैं प्रतिबल। तो बल बटे क्षेत्रफल बराबर म्यू। विकृति को लिखते हैं हम लंबाई बटे लंबाई, ठीक है ना, लंबाई में परिवर्तन बटे लंबाई, ठीक है ना। और समय को लिखते हैं हम टाइम। अब इसमें सबकी हम पुट कर देंगे तो म्यू की हमें मिल जाएगी, और म्यू की पूछ रहा है। तो m देखिए बल की क्या होती है, ml/t-2, क्षेत्रफल की होती है हमारी L2 गुणा, ये ऊपर जाएगा तो t ऊपर आ जाएगा, और ये लंबाई बटे लंबाई दोनों की L बटे L, तो ये कट जाएगा, तो यहां से तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, तो क्या हो गया म्यू। तो म्यू की क्या होगी आपकी, म्यू की यूनिट जो निकली वो क्या निकली, m, ये L2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, ml-1 t-1। देखिए t की पावर 1 यहाँ पे है और -2 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा -1। तो ml-1 t-1, इस तरीके से आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है आपकी, ठीक है ना, काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपकी होती है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, ठीक है ना, यानी कि गतिक श्यानता बटे घनत्व। अब देखिए गतिक श्यानता की आपने पढ़ी ली, गतिक श्यानता की भी निकाली आपने, क्या निकला, अगर हम यहां से देखें तो गतिक श्यानता की निकली हमारी ml-1 t-1। अब घनत्व को भी थोड़ी देर पहले निकाली है। डेंसिटी क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसके क्या था हमारा m, मास को हमने किस में लिखते हैं m में, और ml-3 ये था हमारा। अब हम क्या लिखेंगे ml-3, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या देखिए m से m कट जाएगा, l की पावर -3 है, ऊपर जाएगा तो +3, तो +3 -1, तो क्या हो जाएगा L2, और t क्या है हमारा -1, तो L2 t-1। ये किसकी विमा हो गई आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे, जितनी मैंने कराई है आपको याद रखना अच्छे से। इनका फॉर्मूले आप पढ़ लेंगे तो डायमेंशन निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना उनका मात्रक निकालने में। तो आपको क्या करना है, इन सबको अच्छे से पढ़ना है और साथ ही साथ इनके ऊपर प्रैक्टिस करना है अच्छे से। डेफिनेशन पढ़िए, अगर आपको डेफिनेशन नहीं मिलती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको सर्च करना पड़ेगा। आप डेफिनेशन को सर्च कीजिए और आपको डेफिनेशन सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा उसका फॉर्मूला, और फॉर्मूले से आप उसकी विमा भी निकाल सकते हो और मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जितने भी बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है मैकेनिक्स पढ़ने की, जिनको भी मैकेनिक्स पढ़ना है, वो लोग इस वीडियो को देखकर उसका यूज़ ले सकें, ठीक है ना, उसका लाभ ले सकें। तो इसके साथ ही थैंक यू।